हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर 4 का जो नाम है वो है आरंभिक नगर। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो है किसी न किसी माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने जो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का जो है अपने चैनल विराज पाठशाला पे वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके एक बार जो है उस वीडियो को भी अवश्य देख लें, क्योंकि वो ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से जो है सीटेट हमेशा जो है प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको जो है एक एक चैप्टर को जो है बहुत ही बारीकी से पढ़ना है और अच्छे नंबर से जो है दोस्तों सीटेट को पास करना है। दोस्तों, जो भी लोग हमारे चैनल विराज पाठशाला पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हो सके तो दोस्तों आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस वीडियो को जो है लाइक भी कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो दोस्तों, जो हड़प्पा पुरा स्थल है वो आज के डेट में कहाँ है, तो वो आज जो है पाकिस्तान में है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी उसकी खोज जो है वो संयोगवश हो गई थी, क्योंकि उस समय जो है जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस समय जो है वहाँ के इंजीनियरों को जो है संयोगवश हड़प्पा पुरा स्थल की जो है खोज की गई। दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो दोस्तों, अगर हम लोग 4700 साल पहले कहें या तो हम लोग जो है 2700 ईसा पूर्व पहले कहें, दोनों बात एक ही है। अगर यहाँ पे जो है आपको प्रश्न में 2700 ईसा पूर्व देखने को मिले तो भी उसका मतलब जो है 4700 साल पहले ही होगा। तो आपको जो है दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। तो हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले या 2700 ईसा पूर्व पहले हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के जो है पंजाब और सिंध प्रांतों में, देखिए दोस्तों ये पॉइंट अब इम्पॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के जो है नगर कहाँ कहाँ पाए गए हैं। तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में तथा भारत के जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन सभी पुरा स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, ताबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि जो है हड़प्पा सभ्यता से जो है मिले हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पे जो है लाल रंग से जो है पेंटिंग की गई थी, और सॉरी लाल रंग के जो है रंग चढ़ाए गए थे तथा उस पे जो है काले रंग के जो है चित्र बनाए गए थे। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। देखिए, आइए देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जो है विशेषताएं क्या थी। तो इन नगरों में से कई नगरों को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। तो दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे उन्हें जो है दो या उससे अधिक हिस्सों में क्या बांटा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसका पश्चिमी भाग छोटा होता था और ऊंचाई पर बना होता था, जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था। तो दोस्तों, नगर दुर्ग किसे कहा जाता था, तो जो नगर दुर्ग था वो पश्चिमी भाग में स्थित था, ये छोटा था तथा ऊंचाई पर होता था। यहाँ पे एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि नगर दुर्ग में जो है उस समय के जो है शासक वर्ग जो है नगर दुर्ग में रहा करते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था लेकिन यह निचले इलाके में होता था, जिसे जो है निचला नगर कहा गया है। तो निचला नगर किसे कहा जाता था, तो जो निचला नगर है वो पूर्वी हिस्से में जो है होता था और आकार में जो है बड़ा होता था, लेकिन ये निचले इलाके में स्थित था और इसे जो है निचला नगर कहा जाता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, किसकी, तो नगर दुर्ग का और निचले नगर की। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पॉइंट अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर किसी भी स्थान के बारे में जो है स्पेसिफिकली वो अगर दिया गया है
तो उस पॉइंट को आपको जो है विशेष तौर पर याद रखना है। देखिए, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, जैसे मोहनजोदड़ो। तो इस पॉइंट में आपको जो है मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ना है पूरा। तो मोहनजोदड़ो में खास तालाब, जिसे महान स्नानागार कहा गया है, मिला है। तो महान स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। देखिए, इस तालाब को बनाने में ईंट और पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। तो जो महान स्नानागार है या तालाब है, इसे बनाने में जो है ईंट और पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए जो है प्लास्टर के ऊपर चारकोल की जो है परत चढ़ाई जाती थी। तो दोस्तों, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो के बारे में, और खासकर महान स्नानागार के जो है परिदृश्य में। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट प्रकार के नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो दोस्तों, जो हमारे इतिहासकार हैं वो अनुमान लगाते हैं कि जो वो महान स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में पाया गया है, यहाँ पर शायद विशिष्ट प्रकार के नागरिक जो है विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो कालीबंगा जो राजस्थान में है और लोथल का है तो गुजरात में है। तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े जो है भंडार गृह मिले हैं। तो दोस्तों, भंडार गृह कहाँ कहाँ में मिले हैं? तो आपको जो है वो मिले हैं हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और लोथल जैसे स्थानों से भंडार गृह मिले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के भवन, नाले और सड़कों के बारे में। तो इन नगरों के घर यानी भवन आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के घर होते थे वो एक या दो मंजिला के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में जो है एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में जो है कुएं भी होते थे। तो ये किसकी विशेषता हो गई? तो ये जो है भवन की विशेषता हो गई हड़प्पा सभ्यता की। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के बारे में। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। तो दोस्तों, आज भी आप लोग देखते होंगे कि अगर मान लीजिए किसी गांव में एक नाली निकाली गई है, तो जो इसके अगल बगल घर हैं, तो जो घर की जो नाली होती है, इस बड़ी नाली में जो है जोड़ दिया जाता है। तो कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर जो है नालों से संबंधित हड़प्पा सभ्यता में भी पाए गए हैं। अब देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेन होल के बारे में है। नालों को ढकने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। तो दोस्तों, जो नालों की सफाई के लिए जो है हड़प्पा सभ्यता के नालों में जो है मैन होल बनाए गए थे, जिसके माध्यम से जो है उन नालों की जो है सफाई की जाती थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। तो दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता में घर बनाए जाते थे तो उसी समय जो है नाले और सड़कों का भी निर्माण कर दिया जाता था, और ये तीनों एक साथ किया जाता था और योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है नगरीय जीवन। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे लोग यहाँ के शासक थे। तो दोस्तों, जो यहाँ के नगर की जो खास इमारतें थे वो किसने बनवाया था? तो यहाँ के शासक लोगों ने बनवाया था। शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे, जैसे मनके, सोने चांदी के आभूषण आदि। अभी हम लोग दोस्तों मनके, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सब कुछ जो है इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो आपको जो है अभी टेंशन नहीं लेना है। आगे सब कुछ चीज़ें अगर जिनको क्लियर नहीं हो रही तो आगे क्लियर हो जाएंगी। ये पॉइंट देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे। तो लिपिक का काम जो है हड़प्पा सभ्यता में जो लिपिक होते थे उनका काम क्या होता था? तो उनका कार्य जो है वो मुहरों पर लिखने का काम होता था। तो हड़प्पा सभ्यता पर मुहरों पर लिखने का कार्य कौन करता था? तो वो लिपिक करते थे। नगरों में शिल्पकार
भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनवाते थे। ये बात आपको याद रखना है। और एक चीज आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्पकार होते थे वो स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही जो है वो शिल्पकार थे या केवल स्त्री ही केवल शिल्पकार थी, दोनों शिल्पकार होते थे। आइए देखते हैं नगर और नए शिल्प के बारे में। तो पुरातत्वविदों को जो चीजें हड़प्पा के नगरों से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। दोस्तों इन सब पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि तांबे कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे और सोने और चांदी से भी जो है गहने और बर्तन बनाए जाते थे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ मिली यानी कि हड़प्पा सभ्यता में मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में जो है मनके, बाट और फलक हैं। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे आकर्षक वस्तुएं कौन कौन सी मिली हैं, तो वो है मनके, बाट और फलक। अभी इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो मनके होते थे वो मनके कार्लिनियन पत्थरों को काटकर और तराश कर बनाए गए थे। इनमें बीच में छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर इसकी माला बनाई जाए। तो दोस्तों जो मनके होते थे उसकी माला बना करके उसका आभूषण के तौर पर उसका उपयोग किया जाता था। किसका? तो मनकों का उपयोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बाटों के बारे में। तो बाटों को जो है चर्ट नामक पत्थर से बनाया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बाटों को चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। तो जो बाट होते थे उनका प्रयोग जो है तौलने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिले हैं जैसे एक श्रृंगी पशु। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरों पर जो है एक श्रृंगी पशु का जो है चित्र मिला हुआ है और हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो आयताकार होती थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की जो है बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हमें जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो दोस्तों कपास की खेती कहाँ होती थी? तो 7000 साल पहले जो है वो मेहरगढ़ में होती थी और मेहरगढ़ जो दोस्तों ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट पॉइंट फिर मोहनजोदड़ो के बारे में आ गया। तो दोस्तों याद रखना है मोहनजोदड़ो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है जहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य जो है तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए सामान मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत भी जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। तो दोस्तों अगर प्रश्न में पूछा कि कहां से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए सामान मिले हैं, तो वो कहां से मिला दोस्तों? वो मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को आपको जो है बहुत विशेष तौर पर तैयार करना है। यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं फेयंस के बारे में कि फेयंस क्या होता है। देखिए फेयंस जो है, फेयंस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो दोस्तों जो फेयंस है वो कृत्रिम रूप से जो है तैयार किया जाता था और फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। इसके बाद देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर सीटेट के साथ आप किसी और भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, आरओ एआरओ या किसी और भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से जितने भी पॉइंट हैं वो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। इसीलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इन सब पॉइंट्स को पढ़िए। तो हड़प्पा के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो जो मिट्टी के बर्तन थे वो लाल रंग के थे, ठीक है, और उस पे जो है काले रंग से डिजाइन किया गया था। इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कच्चे माल की खोज में। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक
उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चा माल है। ठीक है, तो जो धातुओं के अयस्क होते हैं दोस्तों, वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चा माल है। आइए इसके हम उदाहरण देख लेते हैं कच्चा माल के क्या होते हैं। तो किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो किसान कपास का उत्पादन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं। इसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है कपास का उत्पादन जो कच्चे माल के रूप में किया जाता है, इसके बाद जो है उसकी कताई बुनाई करके कपड़ा उससे बनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अभी मैं ये वाला पॉइंट जो है आप लोगों के लिए जो पढ़ूंगा और समझाऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसे आपको जो है एकदम याद कर लेना है, रट लेना है। तो हड़प्पा के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो तांबा, लोहा, चांदी, सोना आदि चीज़ों का जो आयात जो है दूर दूर से करते थे। तो आइए देखते हैं किन किन चीज़ों का आयात वो किस जगह से करते थे। तो सबसे पहले तांबे का आयात जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो राजस्थान तथा ओमान से करते थे। टीन का आयात जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात जो है कर्नाटक से होता था, और बहुमूल्य पत्थरों का जो आयात होता था वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से होता था। इस पॉइंट को आपको जो है याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए बढ़ते हैं आगे। इस पॉइंट को आपको जो है याद कर लेना है कि जब तांबा में टीन को मिलाया जाता है तो उससे क्या बनता है, उससे कांसा बनता है दोस्तों। आइए देखते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन जो है कहाँ से प्राप्त होता था। तो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। तो दोस्तों आज भी आप लोग देख रहे होंगे हमारे यहाँ शहर भी है और इसके साथ गांव भी है। तो हम लोग देखते हैं कि जो गांव के लोग क्या करते हैं, तो गांव के लोग जो है अनाज उगाते हैं, खेती करते हैं और जानवरों को पालते हैं। तो ये आज भी होता है, जो ये लिखा गया है हड़प्पा सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में, ये आज भी होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा के लोग जमीन की जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है जमीन की जुताई के लिए जो है वो लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसका साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए इसके बाद जो है इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, अतः पानी का जो है संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की जो है सिंचाई की जाती होगी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे तथा मछलियां पकड़ते थे। ये लोग हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शिकार भी करते थे, ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग देखेंगे गुजरात में जो है कुछ नगर मिले हुए हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे अब। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, एकदम बिल्कुल याद रख लेनी है। जैसे हमने मोहनजोदड़ो के बारे में अभी देखा है, यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों को हम लोग जो है गुजरात में कुछ नगर मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। यहाँ से प्रश्न जो है बनने की संभावना सबसे अधिक रहती है। तो आइए देखते हैं पहले पॉइंट को। तो कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। तो धौलावीरा नगर जो है कहाँ बसा है, तो कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे और गुजरात में धौलावीरा नगर बसा हुआ है। वहाँ साफ पानी मिलता है और जमीन क्या है, तो उपजाऊ है। तो धौलावीरा में जो है साफ पानी मिलता है और जमीन क्या है, धौलावीरा की उपजाऊ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ये पॉइंट आपको याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित थे, वहीं धौलावीरा नगर जो है 3 भागों में बटा था। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन नगर है जो 3 भागों में विभाजित है, तो वो जो है दोस्तों धौलावीरा है। धौलावीरा जो है वो 3 नगरों में जो है 3 भागों में जो है वो विभाजित है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस नगर में यानी धौलावीरा में, इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक
कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। दोस्तों कहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, तो वो धौलावीरा में आयोजित किए जाते थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे और देखेंगे अब जो हम लोग लोथल के बारे में। ठीक है, तो गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी है, कौन सी? तो भोगवा नदी। आपको याद रखना है भोगवा। तो भोगवा नदी के किनारे बसा लोथल नगर। तो लोथल नगर दोस्तों पहले है कहाँ? तो ये है गुजरात में। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भगवा नदी के किनारे। अब देखते हैं फिर से। तो गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी भोगवा के किनारे लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थर, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का जो है महत्वपूर्ण केंद्र था। तो कौन? तो लोथल दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। तो मुद्रांकन और मुहरबंदी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो मिला हुआ है लोथल से। देखते हैं मुहरबंदी क्या होती है। तो मुहरबंदी जो होती है वो गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप को क्या कहते हैं? मुहरबंदी कहते हैं। हालांकि मुहरबंदी के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में भी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लोथल में एक बंदरगाह भी था। दोस्तों याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कहाँ पे था? तो वो लोथल में था। तो लोथल में एक बंदरगाह भी था जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है लोथल में एक इमारत भी मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। तो दोस्तों हमने अभी मनका समझा किसे कहते हैं पीछे, तो आप लोग संभवतः समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मुद्रा यानी मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी के बारे में। तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को जो है मुहरबंदी कहा जाता था। तो मुहरबंदी किसे कहा जाता था? तो मुहर की छाप को जो है मुहरबंदी कहा जाता था। ये हो गया 2 पॉइंट। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। देखते हैं दोस्तों सभ्यता के अंत का रहस्य। जो हड़प्पा सभ्यता था उसका अंत कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के अंत को लेकर के जो है सभी इतिहासकार जो है एक मत पे जो है सहमत नहीं है। सभी इतिहासकार अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात जो है वो कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचड़े के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर जो है झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये कब हुआ? तो जब ये हड़प्पा सभ्यता का अंत होने लगा तो ये सब चीजें क्या होने लगी। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यह सब क्यों हुआ इसका किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। तो और कुछ विद्वान मानते हैं कि भूकंप आ गया था। कुछ विद्वान मानते हैं कि पर्यावरणीय बदलाव हो गया था। तो अन्य कुछ विद्वान मानते हैं कि जो है सूखा हो गया था। तो अन्य कुछ विद्वान मानते हैं कि भूकंप आ गया था। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कुछ का कहना है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी जो उनके पास नहीं थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो उनके पास पशु होते थे तो वो चारागाह और घास पे क्या करते थे, खाकर जिंदा रहते थे। तो वो मैदान जब समाप्त हो गए तो वो लोग कहीं और चले गए। इससे जो हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि जो शासकों का नियंत्रण था उस समय वो समाप्त हो गया, इसलिए उसका अंत हो गया। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ जिसका हम लोग जो है वर्णन दोस्तों आगे की चैप्टर में करेंगे। और जो नए नगर बसे उसका जो हम लोग जो है उसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में सूती कपड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं?
तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, इस बात को आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो से एक जो है कांस्य की नर्तकी मिली है, ये भी आपको याद रखना है। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ से जो है कपास की खेती होती थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि लगभग जो है 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। दोस्तों ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, हड़प्पाई स्थल आधुनिक स्थान और किस नदी के किनारे वो बसा हुआ है। तो हड़प्पा जो है वो कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। और वो किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी किनारे है। इसके बाद बात करें मोहनजोदड़ो, तो ये भी पाकिस्तान में है। और जो मोहनजोदड़ो है ये है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है और ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद बात करें मांदा, तो मांदा कहाँ है, तो जम्मू और कश्मीर में है और ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है दैमाबाद, दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है और ये प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। सुत्का गैंडोर कहाँ पे है, तो ये है बलूचिस्तान में और ये दास नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल के बारे में हमने अभी पढ़ा, लोथल कहाँ है, गुजरात में और ये भगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है रोपड़, तो रोपड़ जो है पंजाब में और ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में और ये जो है लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें तथा इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।